दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड-19 जैसी महामारी के चलते पूरी दुनिया की जीडीपी मानो हिल सी गई है, थम सी गई है। इसी जीडीपी को ध्यान में रखते हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पैकेज का ऐलान किया, जिसका अमाउंट है 20 लाख करोड़ रुपए। तो आज हम जानेंगे कि वो पैकेज कैसे हमारी जीडीपी के ग्रोथ में काम आएगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों, ये जो अमाउंट है, ये गवर्नमेंट हमें अलग अलग स्टेप्स में प्रोवाइड करेगी, जिसके 2 स्टेप्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ले चुकी है। इसका पहला पार्ट था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और दूसरा था आरबीआई का बड़ा अनाउंसमेंट। तो उसके बाद हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो बचा हुआ अमाउंट है वो कैसे और किन सेक्टर्स में लगाया जाएगा। जिन सेक्टर्स को ये पैकेज इम्पैक्ट करेगा वो हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़, एमएसएमई सेक्टर और लेबरर्स इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि इंडिया की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि जो स्टेप्स 2 स्टेप गवर्नमेंट ऑलरेडी ले चुकी है, उनके अंदर क्या क्या गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किए थे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला था वो था गरीब कल्याण योजना, जिसमें गवर्नमेंट ने 1.7 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। हर वर्कर को 50 लाख तक का इंश्योरेंस। इसके अलावा 20 करोड़ वुमेन को जन धन अकाउंट होल्डर को अगले 3 महीने तक 500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अगर हम बात करें मनरेगा की, तो मनरेगा की वेजेस अभी तक 182 रुपीज़ हुआ करती थी, जिसे बढ़ा के 202 रुपीज़ कर दिया गया है। इसके अलावा फार्मर्स की बात करें तो उनको 2000 तक का पेमेंट किया जाएगा, जिससे कि 8.7 करोड़ फार्मर्स को फ़ायदा मिलेगा। गवर्नमेंट ने पुअर सीनियर सिटीजन्स, विडो, दिव्यांगजनों को भी 1000 रुपये पेमेंट करने का फैसला किया। गरीब कल्याण योजना के बाद जो अगला स्टेप था वो था आरबीआई का बड़ा अनाउंसमेंट, जिसके चलते उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों में अलग अलग स्टेप्स लिए ताकि इकोनॉमी में पैसे को इन्फ्यूज़ किया जा सके, कैसे लिक्विडिटी को इम्प्रूव किया जा सके। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि आरबीआई ने क्या क्या स्टेप्स लिए। सबसे पहला स्टेप जो आरबीआई ने लिया था वो था कैश रिजर्व रेशियो CRR, उसको कम किया, जिसकी वजह से लिक्विडिटी इन्हांसमेंट इंडिया की इकोनॉमी में होगी, वो होगी 1,37,000 करोड़ की। तो दोस्तों, CRR होता है कि कितना पैसा बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और अगर ये CRR कम किया जाएगा तो जो बैंक है उसे आरबीआई के जो पास जो पैसा रखना होता है वो कम रखना पड़ेगा, जिसके चलते बैंक अपना पैसा लैंड कर सकता है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी में लिक्विडिटी को इम्प्रूव कर सकता है। दोस्तों, जो अगला स्टेप आरबीआई ने लिया था वो था SLF, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ 50,000 करोड़ रुपीज़ दी गई थी म्यूचुअल फंड को, क्योंकि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया था, जिसके चलते थोड़ी म्यूचुअल फंड्स ने अपनी स्कीम्स को बंद भी किया था। उसके बाद ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हर म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी का बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया था, जहाँ पे गवर्नमेंट ने हेल्प की थी 50,000 करोड़ की, और बोला था कि जहाँ पे भी लिक्विडिटी कंसर्न्स हैं वहाँ पे गवर्नमेंट उन म्यूचुअल फंड्स की हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों, जो अगला स्टेप है वो है मॉरेटोरियम। मॉरेटोरियम दिया गया था 3 मंथ्स का ऑन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़, कि अगर आपने कोई भी टर्म लोन लिया है तो उसके ऊपर आप मॉरेटोरियम ले सकते हैं 3 मंथ्स का। आपको 3 मंथ तक EMI देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसका फ़ायदा डायरेक्टली सभी को होगा जिन्होंने कोई भी लोन लिया होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। ये तो थे 2 पार्ट जो गवर्नमेंट ऑलरेडी ले चुकी है, जिसका अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है। तो अब हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे, जिसके बारे में स्पीच दी थी हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि है MSME सेक्टर, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर, जो कि इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो सेक्टर है जिस पे कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स अपने स्टेट में वापस जा रहे हैं।
तो दोस्तों, इन्हीं लिक्विडिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एमएसएमई क्लासिफिकेशन में कुछ चेंजेस किए हैं। तो अब मैं डिटेल में आपको बताती हूँ कि वो क्या चेंजेस हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो क्लासिफिकेशन किया जाता था वो मशीनरी इक्विपमेंट पे किया जाता था। अगर मैं बात करूँ माइक्रो की, तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 25 लाख से कम का, स्मॉल में 5 करोड़ से कम का और मीडियम में 10 करोड़ से कम का। वहीं सर्विस एंटरप्राइजेस में थोड़ा अलग होता था। 25 की जगह 10 लाख होता था, स्मॉल में 5 करोड़ की जगह 2 करोड़ होता था और मीडियम में 10 करोड़ की जगह 5 करोड़ होता था। अगर अब मैं आपको बताती हूँ कि जो रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं। तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और सर्विस एंटरप्राइजेस को अलग अलग ना करके एक ही क्लासिफिकेशन में रखा गया है। तो अब मैं बात करूं माइक्रो की, तो माइक्रो में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 1 करोड़ से कम का और टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़ से कम का। वहीं स्मॉल में देखें तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 10 करोड़ से कम का और टर्नओवर होना चाहिए 50 करोड़ से कम का। मीडियम में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 20 करोड़ से कम का और टर्नओवर होना चाहिए 100 करोड़ से कम का। दोस्तों, ये था रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट की, जो कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया कि 3 लाख करोड़ का कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज को दिया जाएगा। अब इसकी डिटेल देखते हैं कि कैसे और कहाँ से उनको लोन मिलेगा। जिसके पास अभी भी कोई क्रेडिट हो या कोई लोन है तो उस पूरे लोन का 20% तक और इमरजेंसी क्रेडिट वो ले सकते हैं गवर्नमेंट से, ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, उनका बिजनेस इम्पैक्ट ना हो। अगर हम बात करें कंपनीज़ और एमएसएमई सेक्टर की कंपनीज़ की, इसके अंदर बेनिफिट ले सकती हैं जिनका अभी जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच में होना चाहिए। अब डिटेल में जानते हैं कि एमएसएमई सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनीज़ को कैसे बेनिफिट मिल सकता है। गवर्नमेंट ने बताया कि बहुत सी एमएसएमईज कंपनी हैं जिन पे पहले से लोन होने की वजह से वो अपने जो क्रेडिट होगा उसको पेमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया होगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई है। गवर्नमेंट ने बोला है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दिया जाएगा उन कंपनीज़ को जिनका टर्नओवर 25 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में है। और उनको कितना एक्स्ट्रा लोन दिया जा सकता है, तो वो लोन अमाउंट है 20% ऑफ देयर एंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट। किसी का अभी एग्जिस्टिंग क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है, उसका 20% तक का वो और लोन ले सकते हैं। पर ये जो लोन होगा उसका जो टेन्योर होगा 4 साल का होगा और जो मॉरेटोरियम होगा 12 महीने का होगा। मतलब कि आने वाले 12 महीने में उनको जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो नहीं करना होगा। इसके अलावा इसका इंटरेस्ट रेट जो होगा वो केप्ड होगा, उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा। और इसके लिए जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है एमएसएमई सेक्टर में, गारंटी और कोलेट्रल का, तो यहाँ पे जो उनका लोन दिया जाएगा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के अंडर, वहाँ पे उनको ना कोई गारंटी फ़ी देनी पड़ेगी, ना ही कोई फ्रेश कोलेट्रल देना पड़ेगा। अगर उन्होंने पहले भी कोलेट्रल दिया हुआ है तो उसका बेनिफिट लेके वो अभी एक्स्ट्रा लोन ले सकते हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के अंदर वो थोड़ा और लोन ले सकते हैं 20% तक का, ताकि उनके बिजनेस ऑपरेशंस इम्पैक्ट ना हो। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कुछ कंपनीज़ की, तो कंपनीज चाहती हैं कि उनको डेप्ट ज़्यादा ना देना पड़े और वो प्रेफर करती हैं कि उनकी कंपनी में जो इन्वेस्ट हो वो इक्विटी फाइनेंसिंग के थ्रू हो, ताकि कोई आके उनके कंपनी में स्टेक खरीद ले और उनको वो पैसे वापस से रीपे नहीं करने पड़े। क्योंकि दोस्तों, इस वजह से कंपनीज़ का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए बताया कि गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लेके आई है जिसके अंडर गवर्नमेंट 50,000 करोड़ का इक्विटी फाइनेंस करेगी एमएसएमई सेक्टर के अंदर। तो मैं बात करूँ कि फाइनेंसिंग कैसे की जाएगी, तो गवर्नमेंट इसके फंड ऑफ फंड में से फाइनेंसिंग करेगी और इसमें एक कॉर्पस सेट कर जाएगा
करा जाएगा 10,000 करोड़ का। इसके अलावा सिर्फ उन एमएसएमई सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जिसके बहुत ज़्यादा ग्रोथ या पॉसिबिलिटी होगी, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगी, तो उनको ये इक्विटी फाइनेंसिंग का फ़ायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं एनबीएफसी सेक्टर की। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट में बताया कि 30,000 करोड़ का स्पेशल मेजर दिया जाएगा एनबीएफसी सेक्टर को, ताकि वहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा आपको पता है कि एनबीएफसी सेक्टर में जब वो पैसे कहीं पे लैंड करता है और वो वापस नहीं आता तो उनको बहुत बड़ा लॉस होता है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया। गवर्नमेंट ने बताया कि पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम लाया जाएगा, ताकि जिसका डायरेक्टली फ़ायदा मिले एनबीएफसी सेक्टर को, ताकि उनको कैपिटल लॉस ना हो। अगर उनके बिजनेस में स्ट्रेस्ड एसेट हैं तो उनको आने वाले टाइम में लॉस कम किया जा सके। आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करना शुरू करता है तो वहाँ पे टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो गिवन टाइम में उस प्रोजेक्ट को ख़त्म नहीं करते तो उनके ऊपर पेनल्टी लगती है और उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता जितना उन्होंने सोचा होता है। तो कोविड की वजह से उन कॉन्ट्रैक्टर्स पर भी बहुत असर पड़ा है, क्योंकि वर्कर्स निकल गए थे और काम रुक गया था। तो गवर्नमेंट ने अभी सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है। उनके काम ख़त्म करने की जो भी डेडलाइन थी उसे 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट ने बताया कि जो नॉन सैलरीड लोग हैं वहाँ पे जो उनका टीडीएस और टीसीएस है उसको 25% से कम कर दिया जाएगा, जिसके चलते 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूज होगी कि इकोनॉमी में, जिसका फ़ायदा डायरेक्टली लोगों को मिलने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स फिलिंग की बात करूं तो उसकी डेडलाइन को 31 जुलाई 2020 से बढ़ा के 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जिसका फ़ायदा आप सब टैक्स पेयर्स को मिलेगा, क्योंकि टैक्स पे करने में बहुत चीज़ें होती हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है, और कोविड-19 की वजह से इस पर भी असर पड़ा है, जिसके चलते डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, मेरे ये वीडियो बनाने का एक ही एम था कि आप सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं सिंपल लैंग्वेज में, कि जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था वो मेनली कौन कौन से सेक्टर को कैटर करता है, एमएसएमईज़ को कैसे इम्पैक्ट करता है, और इसके अलावा गवर्नमेंट ने कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस किया है आम आदमी तक पैसा पहुंचाने का ट्राई किया, और कोशिश की कि कैसे पूरी इंडिया की लिक्विडिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ये लिंक औरों के साथ जिन तक आप ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं। थैंक यू।